Hello students, today we are going to start the new topic pair of linear equation in two variable। बच्चों सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वो क्या था? यू नो दैट द लीनियर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 is said to be linear equation in two variable where variables are x and y and the a b c are the constant। in the same way सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्स वाई क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे हमने दो लीनियर इक्वेशन लिखा है। एक लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and the second one is the a2x plus b2y plus c2 equal to 0। जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, इट इज सेड टू बी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इट मीन दैट इट इज सेड टू बी द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? बेसिकली बेटा यहाँ पे हमको किसी लीनियर इक्वेशन का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। देखो, इससे पहले आप लोग कभी ना कभी लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हम चार यूजेस देखेंगे, चार तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला होगा ग्राफिकल मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले क्लास 9 पे बेटा हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ चुका है। बाकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भी आपने कभी ना कभी इसको यूज किया है अपने मैनिपुलेशन में, लेकिन एक न्यू मेथड है दैट इज सेड टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आप पढ़ोगे। उससे पहले इन चारों मेथड को पढ़ने से पहले हम ये आज पढ़ेंगे कि बिना हम सॉल्व करने से पहले हम नेचर जानेंगे। देखो होता क्या है ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन मिले। सॉल्यूशन कब मिलता है? इससे पहले आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लास 9 में जब पढ़ाया गया था तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हम सेम ग्राफ में, इट मीन दैट एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम दोनों लाइन को ड्रा करते हैं, आपको पता होना चाहिए किसका ग्राफ लाइन होगा, इसका भी लाइन ग्राफ लाइन होगा। तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज सेड टू बी सॉल्यूशन। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, इट मीन दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। And wherever the two lines are coincide to each other, it is said to be the infinite many solution। शायद बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। आज इस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है। बेटा याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। याद रखिए, पहला कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन it means that whenever the two lines are intersecting to each other at a single point, that is said to be unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशंस होता है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। इस केस में बोथ लाइन, मान लो बेटा ये है लाइन L1, suppose that this is the line L2, suppose this is the graph of line L1 in the xy plane and it is the graph of L2 in the xy plane and they are intersecting at a point P। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होगा। ये आपका कंडीशन होगा। ओके, नाउ द सेकंड, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन केस क्या होता है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ये कंडीशंस होता है। सपोज L1 पैरेलल टू L2, उस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे देखेंगे? नो सॉल्यूशन होगा जब दोनों लाइन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ के ऊपर, तो बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इन सच कंडीशन वी कैन से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज़ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्टेन। मतलब बेटा सॉल्यूशन तभी मिलता है ना जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हो। तो जब पैरेलल होंगी तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो उसका हम बिना मतलब ग्राफ प्लॉट किए हम कैसे जान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट? उसके लिए फॉर्मूला है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। ध्यान से समझिएगा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। जहाँ a1 क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज द आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ द अनदर इक्वेशन। b1 क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। b2 क्या है? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ द अनदर इक्वेशन। c1 क्या है? इट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन and c2 क्या है? इट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा व्हेन द बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू एट ए सिंगल पॉइंट। अब तीसरा कंडीशन होता है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली
मेनी सोल्यूशन। बेटा याद रखो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, व्हेनेवर द टू लाइंस आर कोइंसाइड इट मींस दैट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी इनफाइनाइट। जब बताओ एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसाइड करेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक पॉइंट तो होगा नहीं, दो पॉइंट होगा नहीं, तीन पॉइंट होगा नहीं, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। जब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। उस केस में क्या कंडीशन होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका ये मतलब है कि लाइन L1 और लाइन L2 आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो उस केस में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो आप बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए तीन कंडीशंस याद कर लीजिए। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सोल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और नो सोल्यूशन सॉरी इनफाइनाइटी सोल्यूशन तब होगा जब a1/a2 होगा किसके, b1/b2 इक्वल देन c1/c2 इक्वल, इट मीन तीनों इक्वल होंगे। तो ठीक है, एक बात और बता दे रहे हैं, इसी में आप अभी सीखो कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सोल्यूशन मिले, तो देखो सोल्यूशन दो ही कंडीशन से मिल रहा है, एक पहले कंडीशन में सोल्यूशन आता है, तीसरे कंडीशन सोल्यूशन आता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो होगा जहां पे हमको सोल्यूशन मिलता है। याद करो कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब दे देगा कहेगा कि बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कहने का सेंस है कि या तो वो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन देगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का देगा। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट मींस नो सोल्यूशन होता है। इस चीज को मैं बता दे रहा हूँ, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट को तुम याद कर लीजिए। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू अ सिंगल पॉइंट। नो सोल्यूशन में क्या होगा, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होगा कि बोथ लाइन आर कोइंसाइड टू ईच अदर। यही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे इसके। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में बता दें। देखो दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पहला फॉर्म इस फॉर्म में होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। या तो हम इसको ऐसे मतलब या तो इस फॉर्म में होगा और नहीं तो कभी कभी हम इक्वल टू c1 के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे ये सब जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1। और सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू c2। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किस फॉर्म में याद कर रहे हो या फार्मूला यूज कर रहे हो। बी रिमेंबर, आप चाहो तो जो फार्मूला बनाए हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसके लिए भी वही होगा। नो सोल्यूशन के लिए था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके लिए भी यही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तब पड़ता जब इधर माइनस c1 इक्वल टू 0 होता और इधर इक्वल टू c2, तो दिक्कत हो जाता है। तो बी रिमेंबर, याद रखिएगा आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन या तो इस फॉर्म में हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में, फार्मूला वैसे ही रहेगा, नो मोर चेंजेस। बस ये ध्यान देना होगा कि इक्वल टू के बाद c1 है तो इक्वल टू के बाद c2 होगा, और नहीं तो इक्वल टू के बाद 0 है तो इक्वल टू के बाद 0 का दोनों इक्वेशन है। इट मीन दैट या तो हमारा इस फॉर्म में होगा और नहीं तो हमारा जो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। जैसे ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है, इसके लिए भी है और इस इक्वेशन के लिए भी है। ये नो सोल्यूशन का कंडीशंस है, इसके लिए भी है और इस इक्वेशन के लिए भी है। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस इक्वेशन के लिए भी होगा, इस इक्वेशन के लिए कोई चेंज नहीं होता। अर्थात प्लस c1 को हम इधर रखें, प्लस c2 को इस तरफ रखें तो भी सही है, या उस तरफ ले जाए इक्वल टू c1 कहें इक्वल टू c2 का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों फॉर्मेट के लिए सेम फार्मूले होंगे। बस अंतर ये होगा कि अगर इस फॉर्मेट का यूज कर रहे हो तो इक्वल टू के बाद c1 0 दोनों में होना चाहिए, और इस फॉर्मेट का यूज कर रहे हो तो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म, इस इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। बी रिमेंबर, बस इसी पे ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर डी शर्मा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बेटा आपके पास है 4 क्वेश्चंस है,
सभी क्वेश्चन के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन देगा, क्या ये नो सोल्यूशन देगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगा। बस आपको जांच करना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको लिखते हैं, पहला क्वेश्चन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, शॉर्ट में लिख सकते हो आप, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 9y इक्वल टू 2। बस ये ध्यान देना है कि इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ भी है तो यहाँ भी वही होना चाहिए। यहाँ पे समझो, यहाँ a1 के जगह पे क्या है, पहले इक्वेशन देखो, a1 क्या है 1 है, b1 क्या है -3 है, c1 क्या है 3 है। देखो a2 बेटा क्या होगा 3 होगा, b2 क्या है -9 है, और c2 क्या है 2 है। अब बारी बारी से पहले a1/a2 निकाल लो। नाउ a1/a2 देखो क्या है 1/3, कॉमा अब b1/b2 निकाल लो, जैसे आएगा -3/-9, ये क्या देगा, ये भी 1/3, फिर कॉमा लगाओ, और c1/c2 देखो क्या आएगा, ये आ रहा है 3/2। तो आप क्या देख रहे हो, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, और c1/c2 इक्वल टू 3/2। इसलिए साबित हो रहा है कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज लिखो a1/a2 तो b1/b2 इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 इक्वल नहीं है। देख लो आप, a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बताओ ये किसका कंडीशन है, ये नो सोल्यूशन है। क्या बेटा, नो सोल्यूशन है ना, दूसरा वाला कंडीशन है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, जबकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो नो सोल्यूशन होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। वो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम कहेंगे डायरेक्ट देयरफॉर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है नो सोल्यूशन, सीधा डायरेक्ट लिखो नो सोल्यूशन। आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। यानी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जब तुम इसको एक्सवाई प्लेन में ग्राफ प्लॉट करोगे, एक एक सेम ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये दोनों क्या देगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इस वजह से। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम ना a1/a2 हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लिखेंगे नहीं क्या a1 है, क्या b1 है, क्या c1 है, बहुत लंबा हो जा रहा है। चलो क्या है नेक्स्ट, 2x + y = 5, चलो लिख ही दे रहा है, 4x + 2y = 10। बताइए हियर a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 1 है, c1 क्या है 5 है। सबको पता है ना व्हाट इज a1 b1 c1। a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे बताओ a2 क्या होगा 4, b2 क्या होगा 2, बेटा कांस्टेंट c2 का होगा 10। अब बारी बारी से a1/a2 निकालो, फिर b1/b2 निकालो, फिर c1/c2 निकालो। ये 2/4 होगा जो कि 1/2 देगा, कॉमा लगा दो। अब b1/b2 निकालो, ये भी 1/2 देगा, फिर कॉमा लगाओ, और c1/c2 निकालो, ये 5/10, इट आल्सो गिव्स 1/2। तो आप क्या देख रहे हो, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। 10 ये क्या इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बताओ ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3 है। यानी क्या देगा, इट गिव्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब है कि जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इस लीनियर इक्वेशन के लिए तो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आगे लिख देना इट गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बस यही लिख देना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, इट गिव्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। तो बेटा इस तरह से पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। अब चलो डायरेक्ट करते हैं। हियर a1/a2 क्या है, a1 3 है, a2 6 है, 1/2 कॉमा लगाओ। b1/b2 क्या है, b1 -5 है, b2 -10, इट आल्सो गिव्स 1/2। बेटा c1/c2 का है, c1 20 है, c2 40 है, इट आल्सो गिव्स 1/2। तो क्या देख रहे हैं, ये भी तो इक्वल हो रहे हैं ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। Therefore it gives, यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इट गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इट गिव्स इनफाइनाइट मैनी
सॉल्यूशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने शायद पढ़ लिया है, तो इसलिए हम तीसरे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बाद में कहोगे तो हम उस पर भी हम उसको भी पढ़ा देंगे, इसीलिए एक नया फ्रेश जो है टॉपिक को हम जान से चल रहा है, ठीक है ना। इट गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। थर्ड भी हो गया। अब हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो। एग्जाम अगर आता है तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, तो 1 मार्क्स के लिए कितना आप लिखोगे बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। x माइनस 2y इक्वल टू 8 और है 5x माइनस 10y इक्वल टू 10। चलो बताओ यहाँ A1 बाई A2 क्या देगा, 1/5 होगा, चेक कर सकते हो। B1 बाई B2 क्या देगा, ये देगा -2 अपॉन -10, इट गिव्स 1/5। और C1 बाई C2 क्या देगा, इट गिव्स 8/10, और सिंप्लीफाई करो इसको 4/5। तो क्या देख रहे हो बेटा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। ये किसका कंडीशन, इट्स नो सॉल्यूशन का कंडीशन है ना, यानी इट गिव्स नो सॉल्यूशन। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, it gives no solution, यानी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बेटा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख दिया है समय बचाने के लिए, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज kx माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे a1 क्या है, k है, b1 क्या है, -5 है, c1 बच्चों क्या है, 2 है, a2 क्या है, 6 है, b2 क्या है बेटा, 2 है, c2 क्या है, 7 है। यू नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, पहले ये लिख लो। क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सबकी वैल्यू रखो, a1 अपॉन a2 यानी k/6 इक्वल टू b1 बाई b2 -5/2 और नॉट इक्वल टू 2/7। ये तो सही है, मतलब नॉट इक्वल टू 2/7, लेकिन हम जो k की वैल्यू निकालें इन्हीं दोनों लेके चलेंगे। सो k की वैल्यू क्या होगी, -30/2, अर्थात k की वैल्यू क्या होगी, -50 होगी। ठीक है, चाहो तो तुम वेरीफाई कर लो, मतलब कि k मतलब -15, तो -15/6 कभी भी 2/7 इक्वल नहीं होगा, वैसे भी -5/2 कभी भी 2/7 इक्वल नहीं होगा। तो बताओ यूनिट सॉरी नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, -15 होगी। यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या हमारा आंसर है, नो सॉल्यूशन के लिए द वैल्यू ऑफ k इज -15। इसका क्या मतलब है कि अगर हम k की जगह पे -15 पुट कर देंगे ना, तो ये बेटा ये इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि उस केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा। चलो सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इक्वल टू 5। चलो बताओ, a1 के जगह पे यहाँ क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 के जगह पे बेटा क्या दिया है, 2 दिया है, और c1 के जगह पे क्या दिया है, 0, ये तो 0। a2 के जगह पे बेटा क्या दिया है, 2 दिया है, और b2 के जगह पे बेटा k दिया है, और c2 की जगह पे क्या दिया है, 5 दिया है। अब सब लोगों ने पढ़ा है कि फॉर यूनिक नो सॉल्यूशन के लिए, सॉरी फॉर नो सॉल्यूशन के क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a1 1/2 इक्वल टू b1 बाई b2 2/k बट नॉट इक्वल टू 0/5। और 0/5 0 होता है, 0/5 0। चलो तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बेटा, इन दोनों को लेकर चलोगे तो k इक्वल टू 4, यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है ना, इट मीन दैट फॉर नो सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k इज 4। ठीक है, आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, फॉर नो सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k इज 4, अर्थात जब k की वैल्यू 4 होगा इस इक्वेशन में, उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब k की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी रख दो तो कुछ ना यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब k की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 और kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा इसमें अब ये जो लीनियर इक्वेशन दिया है ना, ये फॉर्म कैसा है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाला फॉर्म है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ a1 क्या है, 3 है, b1 क्या है, -5 है, और c1 क्या है बेटा, 7 है, प्लस 7 चाहे 7,
A2 क्या है, K है, B2 क्या है बेटा 3 है, C2 क्या है -5। कैसे जाने तो समझ ही रहे हो आप लोग। अब लिखो स्टेटमेंट फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताया था, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए A1/A2 3/2 = B1/B2 -5/3 नॉट इक्वल टू 7/5। चलो इन दोनों को लेके चलो आप, तो k की वैल्यू क्या होगा, तो -5k = 9 होगा, 3 × 3 9 और k × -5 -5k। सो वैल्यू अब k क्या होगा, -9/5। बेटा ये सॉल्यूशन होगा, -9/5। ठीक है, तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन है बेटा। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन के लिए बेटा हम नो सॉल्यूशन की जगह पे यूनिक सॉल्यूशन ले लें। चलो इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्या क्या चेंज होगा, कंडीशन पूरा बदल जाएगा। अब हमारा सवाल इन तीनों सवाल के लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस चेंज होंगे आप बताते हैं, मतलब इसी सवाल पे समझ लो यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो पहला सवाल कर देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन में a = क्या है, k है, सॉरी A1 = k है, B1 = -5 है और C1 बेटा 2 है। सिमिलरली A2 क्या है 6 है, B2 का है 2 है और C2 क्या है 7 है। तो क्या कंडीशन है, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन बताया था मैंने कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। इसमें C1 C2 का कोई रूल नहीं है। A1/A2 देखो A1 का है k है, A2 क्या है 6 है, B1 क्या है -5 है, B2 क्या है 2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ध्यान देना है नॉट इक्वल टू है, तो k नॉट इक्वल टू होगा -30/2 अर्थात k नॉट इक्वल टू होगा -50। इसका आंसर कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट द आंसर। तो देखो आंसर तुम्हारा तो आ गया k नॉट इक्वल टू -15। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -15, अर्थात -15 के जगह पे -15 को हटा के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द फॉर यूनिक सॉल्यूशन, आंसर लिखना सीखो आप। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर अदर देन, इसको छोड़कर अदर देन -15 इक्वल टू अदर देन -15 कर दो, बात वही है। इतना लंबा चौड़ा हम लोग मैथ्स ले लिए हैं, इसको जरा ज्योमेट्रिक मतलब इसको जरा सेट के फॉर्म में लिखते हैं। देखो k का मान क्या होगा, इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर और उसमें से आपको हटाना पड़ा। जो बच्चा ये समझ गया अच्छी बात है, जो नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, वर्ड्स प्रॉब्लम लिखेगा। इसका मतलब है कि k का मान जो है रियल नंबर है, यानी k का मान कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन उस रियल नंबर में ये -15 वाला नंबर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसी पे तो नॉट इक्वल टू है। k नॉट इक्वल टू -15 मतलब क्या है कि k का मान -15 नहीं होना चाहिए। तो k का मान क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो लेकिन -15 ना हो। इसको लिखने का तरीका ये होता है। r का मतलब है रियल नंबर होगा कोई भी, माइनस अब करली ब्रेस में -15 यानी ये नंबर नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ 2 नंबर आते हैं, मान लो एक और नंबर आता तो वो नंबर फिर कॉमन वाला दूसरा नंबर लिख करके माइनस कर देते हैं। माइनस करने का मतलब क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर, ये नंबर दिखेगा नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको शब्दों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको बराबर जगह पे हम लोग बिलोंग्स लगाते हैं। तो बहुत से बच्चे इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि सेट्स नहीं पढ़े हो तुम लोग। और सेट्स कब पढ़ाया जाता है, +1 में पढ़ाया जाता है, जब मैथ्स लेके पढ़ोगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो आप शब्दों के रूप में भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2-4 सवाल करोगे ना खुद याद हो जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको पढ़ते k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -15। इसका मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, इसी सवाल का सेकंड पार्ट। 2 क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, उसका इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो क्लासेस सेपरेट हो गई हैं, तो मेरा वीडियो अपने क्लास में जाएगा। चलो हियर सेकंड इक्वेशन, उसे लिखना चाहिए द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको लिखने के बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हियर A1 = 1 है,
क्यों भाई, x का कोफिशिएंट 1 है, b1 इक्वल टू 2 है, c1 इक्वल टू 0 है, हियर a2 इक्वल टू क्या बेटा 2 है, b2 इक्वल टू a है और c2 इक्वल टू 5 है। अब कंडीशन लिखो फॉर क्या बेटा फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताए थे, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। मतलब ये है कि a1 की वैल्यू है 1/2, a2 वैल्यू 2 है ना, नॉट इक्वल टू b1 का 2/k अर्थात k नॉट इक्वल टू 4। इसका ये मतलब होगा कि द वैल्यू ऑफ k, शब्दों में लिखो तुम लोग, द वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर अदर देन या एक्सेप्ट अदर देन 4। मतलब 4 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा क्यों बेटा, अगर 4 रख दोगे तो क्या होगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ। अगर 4 रख दोगे तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो कंडीशन प्रूव हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। इससे पहले तुमने क्या पढ़ा था, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नो सोल्यूशन होता है। हाँ उसमें नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होबे करेगा, ठीक है ना, देख लो 0/5 0 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें 4 को माइनस कर देगा, ये भी तरीका है। मतलब इसको लिख लोगे जिसको लिखने का कोई रोल नहीं है, और नहीं तो डायरेक्ट इसके यहाँ इस स्टेटमेंट के बाद तुरंत इस पे आ जाओगे। इसका मतलब यही होता है जो तुम शब्दों में लिखे हो, ये जो मैथ्स के फॉर्म में लिखे हो ना, इसका मतलब यही होता है द वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर अदर देन 4। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये सेकंड था, लिखने का तरीका सिखा रहे हो, 4 सवाल आपको खुद तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा होता है कि सेट्स नहीं पढ़े तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, जब टीचर समझाएगा तो। चलो हियर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, हियर a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -5 है, बेटा c1 क्या है 7 है। देखो ये तुम्हारा सेकंड फॉर्म में है, a1 ax + by + c = 0। चलो a2 क्या है k है, b2 क्या है 3 है। अच्छा एक बात और ये बता दे रहे हैं, कभी कभी ना ये इधर उधर हो जाता है, x y मिला लिया करो, x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा होशियारी दिखाना। फॉर इसका सॉल्व करना यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। चलिए तो 3/k इज नॉट इक्वल टू -5/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, 9 नॉट इक्वल टू -5k, सो k नॉट इक्वल टू होगा -9/5। सही है ना, हाँ -5 नीचे जाएगा, -9/5। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर अदर देन -9/5। अर्थात k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -9/5। यही हमारा क्या आंसर है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन पे क्वेश्चंस लगवाए हैं। अब इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पढ़ेंगे और लाइव क्लास में और हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।